अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम इसमें आयोटिक डाइसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आयोटिक डाइसेक्शन होती क्या है? तो आयोटिक डाइसेक्शन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होगा। इनिशियली हमारे पास ना एक इंटिमा जो है ना, उसमें एक किस्म का टीयर आएगा। ठीक है, इंटिमल टीयर जिसे हम बोलेंगे। इंटिमल टीयर की वजह से क्या होगा कि ब्लड की डाइसेक्शन हो जाएगी थ्रू द वॉल ऑफ द मीडिया। मतलब जो सेकंड लेयर होती है ना मीडिया वाली, उसकी वजह से क्या होगा, डाइसेक्ट हो जाएगा। एक तरफ जो खून जाना था वहाँ से किसी दूसरी तरफ जाएगा। मैं आपको आगे डायग्राम से समझाता हूँ। तो आपने याद है ना कि इंटिमल टीयर की वजह से क्या होगा, डाइसेक्शन होना शुरू हो जाएगी। किसकी? ब्लड की। डाइसेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, थ्रू मीडिया। क्योंकि हम आयोटिक डाइसेक्शन पढ़ रहे हैं तो कौन सी मीडिया? मीडिया ऑफ द आयोटा। नॉर्मल ब्लड वेसल ये थी, ठीक है। इसकी सारी तीनों लेयर जो थी वो इंटैक्ट थी और ब्लड इस तरीके से फ्लो करके नीचे जा रहा था। बट देखें, इसकी ना वॉल में थोड़ा सा हमारे पास इंटिमा में टेयर आ गया। इंटिमा में टेयर आने की वजह से जो साइड वाला ब्लड था वो तो इधर चला जाएगा, बट जो इसके साथ ब्लड था ना वो यहाँ से इंटिमा में टेयर होने की वजह से इधर आना शुरू हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा विजेट होना शुरू हो जाएगा, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, वो डाइसेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इन रिजल्ट क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ से इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा और बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लड इधर से आगे जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल टीयर की वजह से। तो ये होगा आयोटिक डाइसेक्शन। तो ठीक है, आयोटिक डाइसेक्शन का आपने दूसरा नाम ले रखना है। इसका नाम होता है डाइसेक्शन हेमाटोमा। डाइसेक्शन, डाइसेक्टिंग हेमाटोमा। ठीक हो गया, डाइसेक्टिंग हेमाटोमा। अब इसकी साइड है, जैसा कि मैंने इधर इमेज में शो किया हुआ है कि ये अयोटा है, आर्च ऑफ अयोटा। तो कहते हैं आर्च ऑफ अयोटा के ना प्रॉक्सिमल, जो ये प्रॉक्सिमल जो होता है ना 10 सेंटीमीटर, वो एरिया एक हाईली स्ट्रेस रीजन होता है। तो उसके अंदर ना ऑलरेडी हमारे पास जो मीडिया होती है ना, जो सेकंड मोस्ट लेयर होती है, जो स्मूथ मसल की बनी होती है, वो ऑलरेडी वीक हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक बहुत ही कॉमन साइट है हमारे पास स्ट्रेस की। ठीक है, तो कौन सी? 10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, ये एक हमारे पास साइन है और यूजुअली कहते हैं कि यही यहाँ पे ही वीकनेस होती है मीडिया की, तो इसकी वजह से हो जाता है। अच्छा ठीक है, ओल्ड अडल्ट होंगे तो उनमें हाइपरटेंशन होगी, और जो यंग हमारे पास पेशेंट्स होंगे उनमें कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट होगा। ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट कैसा हो सकता है? मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, एलहर्ट्ज डैनलोज हो सकता है सिंड्रोम, जो कि क्लासिकली हमारे पास क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस कॉज करता है। कनेक्टिव टिश्यू की वीकनेस होगी तो हमारे पास क्या होगा, मीडिया जो था हमारे पास वेसल्स का वो कमजोर हो जाएगा और ब्लड डाइसेक्ट करके उसके अंदर जाना छोड़ेगा। हाइपरटेंशन कैसे कॉज करता है? हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास हेलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गई। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस किसकी होगी? जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स के अंदर, वेसल्स ऑफ द वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसा वेसोरम। ठीक है, वैसा वेसोरम जो है, वैसा वेसोरम क्या होगा, देखिए ये अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनकी भी अपनी वेसल्स होती हैं। अगर उन वेसल्स के अंदर, जिनको हम वैसा वेसोरम बोलते हैं, उनके अंदर अगर हमारे पास हेलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास उस जगह की एट्रोफी होना शुरू होगी। एट्रोफी होने की वजह से क्या होगा, इंटरमल टीयर होगा और वही मीडिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाएगा, डिसेक्शन, डिसेक्शन की वजह से। ठीक है, और अगर बहुत ही एडवांस केसेस हो जाए तो हमारे पास नेक्रोसिस भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स हमारे पास क्या है इसमें, कहते हैं यूजुअली एक होता है टाइप ए और एक होती है टाइप बी। टाइप ए जो है ना वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। टाइप बी इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये कॉमन है, वो इतनी कॉमन नहीं है। अच्छा, जो टाइप ए है ना वो हमारे पास क्या है, मोर डेंजरस है। ये हमारे पास इतनी डेंजरस भी नहीं है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल डिस्टल लीजन्स। इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल लीजन्स। ठीक है, ये आपने तीन तीन बातें याद रखी हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था 10 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल लीजन, तो ये कौन सी टाइप हुई? टाइप ए। अयोटा में जो होगी वो टाइप ए है। यूजुअली टाइप बी भी हो जाती है, डिस्टल लीजन्स भी हो सकते हैं, बट यूजुअली प्रॉक्सिमल लीजन। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से। क्लिनिकल फीचर्स आपको सिंपल से पता होने चाहिए कि क्योंकि ये चेस्ट में हो रही है, अयोटा में हो रही है, तो आपको एक शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन होगी। ऐसा लगेगा कोई चीज़ फट गई है, चेस्ट पेन। ठीक है, और वो चेस्ट पेन आपकी रेडिएट करके इधर जाएगी बैक पे। इतना ज़्यादा आपको दर्द होगा, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे एंजाइना हुआ है, बट एंजाइना की तरह नहीं होगी, ये शार होगी और ऐसे आपको टीयरिंग चेस्ट पेन आएगी, लगेगा कोई चीज़ फाड़ दिया किसी ने, चीर फाड़ दिया किसी ने। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो डेथ है ना वो हमारे पास है पेरिकार्डियल, क्योंकि पेरिकार्डियल के पास है ना, पेरिकार्डियल टेम्पोड, TAM PONAD, पेरिकार्डियल टेम्पोड। ठीक है, पेरिकार्डियल टेम्पोड इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास फेटल हेमरेज हो जाता है। फेटल हेमरेज की वजह से यूजुअली रप्चर भी हो जाता है, और अक्सर ये होता है, कहते हैं कि रप्चर की वजह से फेटल हेमरेज हो जाता है। वैसे तो होना रप्चर की वजह से यही था, बट कहते हैं हेमरेज होने की वजह से उसने आगे पीछे वाले एरियाज में भी इतना इस्कीमिया कर दी कि वहाँ पे भी रप्चर होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू होगी ब्रांचिंग आर्टरीज की, जैसे कॉरोनरी आर्टरी की हो गई, और हमारे पास एंड ऑर्गन इस्कीमिया होना शुरू होगा, और हमारे पास डेथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास कंप्रेशन कॉज करती है। कंप्रेशन किसकी? स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व जो इसके आगे पीछे घूम रही होती है उनकी कंप्रेशन कॉज करना शुरू होगी। और दूसरी बात कहते हैं कि जो रप्चर है ना,
अगर ये रप्चर हो जाए, वो ही हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। तो पेरिकार्डियल जो टेम्पोड है वो भी रप्चर के बाद ही होता है और उसके साथ फेटल हेमरेज भी होता है, ठीक है। और डायरेक्टली आप रप्चर भी बोल सकते हैं कि रप्चर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एओर्टिक डिसेक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अक्सर आपसे पूछा भी जाता है। तो अगली वीडियो में हम एनेरिज्म दोनों पढ़ते हैं और उसके बाद वेस्कुलर ट्यूमर्स के बारे में बात करते हैं, ओके। वेस्कुलाइटिस सबसे लास्ट पे रखा है, तो आपके फीडबैक की बहुत जरूरत है, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।